हेलो दोस्तों, गुरुदेव और गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है चट्टानें, या इंग्लिश में इसे रॉक्स कहा जाता है। और इससे ठीक पहले एक चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उस चैप्टर को विस्तारपूर्वक हम लोग अध्ययन किए थे। ठीक उसी प्रकार रॉक्स के बारे में भी विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, इससे जुड़े फैक्ट और कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रॉक्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो चलिए इसके पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में हो या पृथ्वी के क्रस्ट पर हो, सभी प्रकार के क्या है, सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल है, वो चट्टान है। अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो सॉफ्ट मटेरियल में एक सल्फाड़ी आ जाता है, इसे मृदु पत्थर के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग ब्यूटी केयर के लिए किया जाता है, जिससे पाउडर और क्रीम बनाए जाते हैं। और दूसरा एग्जांपल जो हार्ड मटेरियल है, इसमें ग्रेनाइट एग्जांपल में आ जाते हैं और इसका प्रयोग टाइल्स के रूप में किया जाता है, जिसे फर्श के बिछाने के लिए किया जाता है। तो ये दो एग्जांपल को आप समझ गए होंगे कि ये सॉफ्ट मटेरियल है और दूसरा है जो हार्ड मटेरियल है। और चट्टान के बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे, जिस चट्टान होती है वो अलग अलग कलर की भी होती है। अगर इसको एग्जांपल को देखें तो जो गैब्रो चट्टानें हैं वो काला कलर की होती है और दूसरा है क्वार्टजाइट, इसकी कलर श्वेत होती है या दूधिया कलर होता है। तो आपको इसे क्लियर हो गया होगा कि जो क्वार्टजाइट होती है वो श्वेत कलर की होती है और गैब्रो जो होती है वो काला कलर की होती है। तो गैब्रो और क्वार्टजाइट के बारे में विस्तारपूर्वक जब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे उसमें इसको क्लियर करेंगे। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों मटेरियल के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। तो चलिए इसका अब नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ। किनका निर्माण? चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? तो विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का यह सम्मिश्रण है। और क्रस्ट में लगभग 2000 से भी अधिक खनिजों का सम्मिश्रण है, जिसमें से 24 खनिजों को चट्टान निर्माता की संज्ञा दी गई है। इसे भी याद रखेंगे। 24 खनिजों में से 6 खनिजे जो हैं, जो सभी प्रकार के चट्टान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, या मुख्य रूप से या प्रधान हैं। तो मेन किसे मान लिया गया है? 6 खनिजों को मुख्य रूप से प्रधान माना गया है। तो चलिए इस 6 खनिजों को देख लेते हैं, वो कौन कौन सी 6 खनिजे हैं। इसमें पहला खनिज है फेल्सपार, दूसरा खनिज है क्वार्ट्ज, तीसरा खनिज है पायरोक्सिन्स, चौथा खनिज है एम्फीबोल्स, पांचवा खनिज है अबरक और छठा खनिज है ओलिविन। तो यह 6 खनिजे जो हैं, जो सभी चट्टानों में लगभग पाए जाते हैं, यह मुख्य रूप से यह प्रधान है। जिसमें से फेल्सपार होती है वो लगभग क्रस्ट में 50% देखने को मिलता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और जनरली फेल्सपार और क्वार्ट्ज दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है, जो अलग अलग प्रकार की ये खनिजें हैं, जो कम देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट तक क्लियर हो चुका होगा कि चट्टानों का निर्माण है विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो खनिजों का निर्माण है वो किससे मिलकर बना है। तो खनिजों का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, या तत्व ऑर्गेनिक तत्व हो या इनऑर्गेनिक तत्व हो। तो अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या है? खनिज है। तो चलिए इसके पॉइंट को पढ़ते हैं। तो इस पॉइंट में, यदि पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 है, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली तत्वों की संख्या कितनी है? 110 है, जिसमें से पृथ्वी के 98% से अधिक भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है।
जिसमें से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुल 8 तत्व हैं। और इन्हीं 8 तत्वों से 98% से भी अधिक भाग जो मिलकर बना है, जिसमें से इसकी मात्रा को देखेंगे कि सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की है 46.6% और सबसे कम किसकी मात्रा है तो मैग्नीशियम की है लगभग 2%। तो इसे भी आप याद रखेंगे, सबकी मात्रा अलग अलग है, तो इसको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो इसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इसमें कौन कौन से पॉइंट है कि सबसे पहले चट्टान है जो सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल से मिलकर बना है, और चट्टान का निर्माण खनिजों से हुआ है, और खनिजों का निर्माण तत्वों से हुआ है, जिसमें से 2000 से अधिक खनिजें हैं, जिसमें से 24 खनिजों को चट्टान निर्माता की संज्ञा दी गई है, जिसमें से 6 खनिजें मुख्य रूप से प्रधान है जो सभी चट्टानों में देखने को मिलता है। और ये इसके आगे था कि खनिजों का जो निर्माण है वो तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें से पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 110 तत्व पाए जाते हैं, और 110 तत्व में भी जो 8 तत्व हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट में अधिक देखने को मिलता है, जिसमें से 46.6% है जो ऑक्सीजन का है। तो ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसे विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स या चट्टानों का वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, और इन सारी टाइप के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इसके टाइप के बारे में देखेंगे और यह देखेंगे कि सबसे पहले टाइप कौन से पढ़ने हैं और उसके बाद वो कौन से टाइप पढ़ेंगे। तो रॉक्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है क्रांतीय चट्टान या इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। और अवसादी चट्टान और क्रांतीय चट्टान के कोई अन्य टाइप नहीं हैं। तो सिर्फ हम लोग आग्नेय चट्टान के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप के भी टाइप है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो इग्नियस रॉक के मुख्य रूप से 2 टाइप हैं, जिसमें से पहला है इंट्रासिव इग्नियस रॉक या अंतर्निर्मित अग्नि चट्टान और दूसरा है बाह्य निर्मित चट्टान या एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक। और इसमें अंतर्निर्मित अग्नि चट्टान को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें है पातालीय अंतर्जात अग्नि चट्टान या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात अग्नि चट्टान या हाइपरबेसल इग्नियस रॉक। तो इसके टाइप के बारे में हम लोग सिर्फ समझना है कि सबसे पहले टाइप्स को कौन से टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आग्नेय चट्टान को देखेंगे और इनके टाइप को पहले देखेंगे, अंतर्जात को देखेंगे कि अंतर्निर्मित अग्नि चट्टान है, और इसके बाद प्लूटोनिक और हाइपरबेसल के बारे में देखेंगे, उसके बाद बाह्य निर्मित चट्टान, उसके बाद अवसादी और उसके बाद क्रांतीय चट्टान को देखेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। बस इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और इसी के माध्यम से आगे टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे और विस्तार पूर्वक। तो ये स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो चलिए आग्नेय चट्टान को शुरू करते हैं, क्योंकि चट्टानों के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। चट्टान का पहला टाइप है आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक, और इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्मा का जो निर्माण होता है वो अपर मेंटल के स्थेनोस्फीयर में होता है, और स्थेनोस्फीयर को हिंदी में दुर्बलता मंडल कहा जाता है, और इसकी जो अवस्था होती है वो सेमी लिक्विड अवस्था में होती है। और इसके सेमी लिक्विड होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से इस क्षेत्र की ताप अधिक होती है और यह अर्ध तरल अवस्था में होती है, और इसी क्षेत्र में मैग्मा भी तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसे अधिक और ताप और अधिक दाब होने के कारण यह मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के स्थल भाग तक पहुंच जाती है और वह ठोस बनकर लावा के रूप में जम जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जब ठोस के रूप में लावा जम जाती है तो वह अग्नि चट्टान का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
आग्नेय चट्टान रवेदार होती है और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो रवेदार का क्या अर्थ होता है? रवेदार को आप समझने के लिए दानेदार कह सकते हैं, क्योंकि जब तप्त व तरल मैग्मा पृथ्वी के स्थल भाग में आकर यह ठोस लावा के रूप में जम जाती है और यह वायु के संपर्क में आकर यह रवेदार चट्टान की निर्माण कर लेती है और इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तो प्राथमिक चट्टान कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी को उत्पत्ति के समय ज्वालामुखी विस्फोट अधिक हो रहा था, जिसके कारण से मैग्मा पृथ्वी के स्थल भाग पर पहुंचकर अग्नि चट्टानों का निर्माण किया और सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण से इसे प्राथमिक चट्टान कहे जाते हैं। और प्राथमिक चट्टान के द्वारा अवसादी चट्टान और कायांती चट्टान का भी निर्माण होता है और इसका दूसरा नाम प्राथमिक चट्टान को मौलिक चट्टान भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जो अग्नि चट्टानें होती है इसमें परत नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यह अपरतदार होती है और जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि अधिक गर्म होने के कारण ये सारे इसके जीवाश्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से इसे जीवाश्म रहित अग्नि चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम तथा भौतिक व यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। अगर इसे साधारण रूप से समझें तो यह चट्टान होती है जो केमिकल रूप से कम इफेक्टेड होती है और ये फिजिकल रूप से अधिक इफेक्टेड होती है। जैसे बारिश से या फिर मिट्टी से या पानी से किसी प्रकार का अगर चट्टानों में कटाव हो रहा है, बाहरी जो अपक्षय हो रहा है, उसके कारण से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अग्नि चट्टान को। लेकिन केमिकल इफेक्ट अगर देखें तो इसमें न के बराबर अर्थात प्रभाव इसको कम देखने को मिलता है। तो इतना पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। परिणाम स्वरूप इन चट्टानों में विघटन और वियोजन, डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, अर्थात यह टूट फूट होती रहती है और ये टूट फूटने के बाद ये मिलकर चट्टानों का भी निर्माण करते रहती है। और क्रस्ट के लगभग 90% भाग अग्नि चट्टानों से मिलकर बना है। और स्थिति व संरचना के अनुसार अग्नि चट्टानें दो प्रकार की होती है। पहला है अंतर्जात या अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें या इंट्रैक्सिव इग्नियस रॉक्स, और दूसरा होता है बाह्य अग्नि चट्टानें या एक्सट्रैक्टिव इग्नियस रॉक्स। तो इन टॉपिक को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्जात अग्नि चट्टानें किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तो जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप में धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की आंतरिक अग्नि चट्टानें का निर्माण होता है और इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो मान लिया जाए मैग्मा का क्षेत्र है और जब तप्त व तरल मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के ऊपर स्थल भाग पर पहुंचना चाहती है, लेकिन इसकी एनर्जी कम होने के कारण यह बीच में ही रुक जाती है और ठोस रूप में धारण कर लेती है। इसी के कारण से ही यह अंदर ही रह जाने के कारण इसे अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें कहा गया है। और इसके भी दो उपभाग हैं, तो हम देखते हैं इसके दो कौन कौन से टाइप हैं, इसको पहले देख लेते हैं। तो पहला है पातालीय अंतर्जात अग्नि चट्टानें या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, और दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात अग्नि चट्टानें। तो बारी बारी से इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पातालीय अंतर्जात अग्नि चट्टानें किसे कहते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पर होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होता है, जिसके फलस्वरूप इसके रवे बड़े बड़े होते हैं और गिरनाइट चट्टानें इस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। और इसका नामकरण प्लूटो अर्थात यूनानी देवता के नाम पर किया गया है, जो पाताली देवता माने जाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो तप्त व तरल मैग्मा होती है वो ठीक मैग्मा चैम्बर से कुछ ऊपर अर्थात बहुत गहराई पर यह मैग्मा जम जाती है, जिसके कारण से आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी की गहराई के बढ़ने के साथ साथ उसकी तापमान भी बढ़ती है। तो मैग्मा जब तरल अवस्था में इस स्थान पे है तो कुछ दूरी पर बढ़ने के साथ ये भी स्थान गर्म ही होगा, जिसके कारण से इसके जो रवे होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के स्थल भाग पर पहुँचते तो ये दानेदार या रवेदार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ भाग तक ये अंदर में ही ठंडे होने के कारण इसके रवे बड़े बड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो चट्टानें देखने को मिलती है वो ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती है।
तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो नाम पड़ा है वो प्लूटो यूनानी देवता के नाम पर ये प्लूटोनिक इग्नियस चट्टानें कहा गया है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती अंतर्जात अग्नि चट्टानें या हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और कालांतर में अपरदन की क्रिया के उपरांत ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में नजर आने लगती है। और इसके मुख्य रूप हैं जैसे कि लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ और सील और डाइक आदि देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि मध्यवर्ती अंतर्जात अग्नि चट्टानें का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मान लिया जाए कि इस स्थान पे तप्त व तरल मैग्मा स्थित है और ज्वालामुखी उद्गार के समय यह पृथ्वी के स्थल भाग पर नहीं पहुंच पाता और क्योंकि इसके धरातलीय भाग है वो अवरोध कर देती है, जिसके कारण से इसके क्रस्ट में मैग्मा ये विभिन्न रूपों में जम जाती है, या इसके छिद्रों में जम जाती है या इसके नलियों में जम जाती है। और इसका जमने का जो स्वरूप होता है वह बिल्कुल अलग अलग होता है। हर एक प्रकार की जैसे क्षैतिज और ये गुंबद नुमा आकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूपों में यह जम जाता है, जिसके कारण से इसे अलग अलग नाम भी दिया गया है। और धीरे धीरे समय बीतने के बाद ये होता है कि जो चट्टानें जमती है ये इसका ऊपरी भाग है जो मिट्टी का कटाव होता जाता है ये समय बीतने के साथ साथ, तो यह ऊपर पृथ्वी के स्थल भाग पर दिखने लगता है और ये विभिन्न रूपों में दिखने लगता है, इसीलिए इसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो आइए उसे विस्तार पूर्वक हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि लैकोलिथ और फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सील और डाइक आदि और उसका रूप कैसा होता है। चलिए फिगर की ओर बढ़ते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग मैग्मा के विभिन्न स्वरूप को समझेंगे और जो मैग्मा होती है वो विभिन्न रूपों में पृथ्वी का आंतरिक भागों में जमा हो जाती है, जिसके कारण से इसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ होता है, इसमें मैग्मा का जो भंडार है बहुत अधिक है या सबसे बड़ा संग्रह है जो बैथोलिथ कहलाता है और इसकी जो निश्चित कोई संरचना नहीं होती है, इसके कारण से इसे बैथोलिथ कहा गया है। और नेक्स्ट है लैकोलिथ में मैग्मा होता है जो यह गुंबदनुमा आकार के जमा हुआ होता है या इसे अर्धवृत्ताकार के रूप में जमा हुआ होता है, तो इसे लैकोलिथ कहा जाता है। और इसके अगला है लैपोलिथ। लैपोलिथ होता है जिसमें मैग्मा होता है जो तस्तारी नुमा आकार के रूप में जम जाती है, इसके कारण से इसे लैपोलिथ कहा जाता है। और अगला है फैकोलिथ। फैकोलिथ होता है जो वेव के फॉर्म में ऊपर से फिर नीचे इस प्रकार के मैग्मा जो जम जाती है, तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। और इसके ठीक आगे सील जो होता है जो क्षैतिज रूप में जब मैग्मा जम जाती है तो उसे सील कहा जाता है और ये जो द्वारदार रूप में मैग्मा जम जाती है तो उसे डाइक कहा जाता है। और सील जो होता है, जो सील जैसे सबसे पतला होता है उसे सील कहा जाता है। अगर यही से मोटा के रूप में जम जाता है मैग्मा तो इसे सीट कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और ये सारा का सारा जो भी ये मैग्मा जो जमी हुई है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। और इसके ठीक आगे जब मिट्टी का कटाव धीरे धीरे होता है तो ये पृथ्वी के बाहर स्थल भाग पर दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट टाइप है बाह्य अग्नि चट्टान या एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स। इसके ठीक पहले हम लोग इंट्रासिव इग्नियस रॉक्स के बारे में देखे थे और उसके डिस्कस किए थे और उनके दो टाइप जिसे प्लूटोनिक और हाइपरबेसल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आइए एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक्स क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब तप्त व तरल मैग्मा लावा के भूपर पट्टी के ऊपर आ जाता है तो इस ठंडा होकर ठोस रूप में धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के बाह्य अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है और इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। और इन चट्टानों के रवे बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये बेसाल चट्टान इसका मुख्य उदाहरण है। और इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी की भी निर्माण होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो तप्त व तरल मैग्मा होती है वो पृथ्वी के ऊपर तक पहुँच जाती है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के ऊपर भाग में पहुंच जाता है, जिससे वायु के संपर्क में आकर इसके जो रवे होते हैं वो छोटे छोटे होकर के जम जाते हैं। तो इस प्रकार के जम जाते हैं, तो इसे बेसाल्ट इसका मुख्य उदाहरण माना गया है कि जो इस प्रकार के बाहर जो जम जाते हैं वो बेसाल्ट चट्टानें कहलाते हैं। और हम लोग इसके पहले ठीक पढ़े थे आंतरिक भाग में वो ग्रेनाइट चट्टानें होती है जिनकी रवे बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक है, जिसके कारण से यह धीरे धीरे जमने में समय लग जाता है और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है इनका रवा।
तो इन 2 पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं जो काली मिट्टी का निर्माण करती हैं और इसमें कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होता है और इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। यह रॉक्स का दूसरा टाइप है और पहला टाइप कौन सा था? इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। और ये तीसरा टॉपिक या तीसरा टाइप होगा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो चट्टान के कुल कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। तो हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके भी 2 टाइप थे, इंट्रासिव और एक्सट्रासिव। और इंट्रासिव के भी 2 टाइप थे, जिसमें से पहला था प्लूटोनिक और दूसरा था हाइपाबेसल। तो इस प्रकार से इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक डिस्कस कर चुके हैं। जो यह पहला टाइप था। तो अब दूसरा टाइप अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स को डिस्कस करेंगे। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं और रूपांतरित चट्टानें हैं, इसके टूट फूट कर एक नए चट्टान का निर्माण किया है, जिसे अवसादी चट्टान कहा गया है। और यह चट्टानें होती हैं जो परतदार होती है, क्योंकि यह टूट फूट कर यह परत दर परत जमती जाती है और यह परतदार चट्टानें का निर्माण कर लेती है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और इस चट्टानों में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक गैस, कोयला भंडार और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। अगर थोड़ा सा इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को अंतर को समझें तो यह अंतर देखने को मिलेगा। सेडिमेंट्री, तो इसमें से मुख्य रूप से मेन अंतर है यह परतदार चट्टान होती है और दूसरा है जीवाश्म में रहित होती है, अर्थात जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। और यही सेडिमेंट्री को देखें तो यह परतदार चट्टानें पाई जाती है इसमें, और दूसरा अंतर है इस चट्टान में जीवाश्म में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के मुख्य अंतर हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है और इस चट्टान में तेल के भंडार भी सबसे अधिक देखने की संभावना मिलती है। और संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों से विस्तृत है, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। तो इसके अंतर को बिल्कुल समझना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो भी क्रस्ट है उसके क्रस्ट में लगभग 75% क्रस्ट पे अवसादी चट्टान बिछा हुआ है, अगर जिसमें से मात्र 5% ही इसके निर्माण में योगदान है। तो अगर एक लाइन में समझें तो यह होगा कि जो सबसे अधिक क्षेत्र में और कम मात्रा में यह फैला हुआ है, यह सबसे अधिक क्षेत्र में और कम मात्रा में फैला हुआ है। ये 75% क्षेत्र में फैला हुआ है पूरा क्रस्ट का, और जिसमें से मात्र पूरा क्रस्ट का लगभग 5% ही इसके निर्माण में योगदान है। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब ताप व दाब के कारण अग्नि तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तब रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें सर्वाधिक कठोर एवं जीवाश्म में रहित होती हैं। जैसा कि लिखा गया उस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि जब ताप और दाब अधिक हो जाता है, उसमें से अग्नि चट्टानें और अवसादी चट्टानों को धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन होने लगता है और उस प्रकार एक नए चट्टान का निर्माण करता है, जिसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और ये चट्टानें जो होती है बहुत कठोर होती है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जिस प्रकार से इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म में रहित चट्टानें होती है, ठीक उसी प्रकार से रूपांतरित चट्टानें भी जीवाश्म में रहित होती है। तो यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रॉक्स के 3 टाइप्स को डिस्कस किए, जिसमें से पहला इग्नियस था, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानों का रूपांतरण।
तो हम लोग जानते हैं जो चट्टानें होती है वो अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है, उसके समय के अनुसार से वह परिवर्तन होती रहती है। जैसे कि अगर देख ले आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें होती है वो ताप दाब या फिर इसका फिजिकल रूप से डैमेज होते होते या परतदार जो होती है परतदार चट्टानें या फिर इसे कहें अवसादी चट्टानें, तो अवसादी चट्टानें के रूप में बदल जाती है। और अवसादी चट्टानें जो ताप और अधिक बढ़ जाता है तो यह कायांतित चट्टानें में बदल जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो चट्टानें होती है वो अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है और उससे समय बीतने के साथ साथ उसमें चेंजिंग देखने को मिलता रहता है। तो आइए इसमें से अवसादी चट्टान और कायांतित चट्टान और आग्नेय चट्टान तीनों चट्टानों को उसके अलग अलग रूप को देखेंगे कि वो समय के अनुसार से किस प्रकार से चेंजिंग होता रहता है। तो इसमें से पहला है अवसादी चट्टान। तो यहाँ पे होगा अवसादी चट्टानों का रूपांतरण से बनी शैलें। तो यहाँ पे मिट चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ था चट्टानों का रूपांतरण। तो चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें, जैसे कि ये अवसादी चट्टान है, ये जो है सेल क्या हो गया, ये स्लेट में बदल गया। उसी प्रकार चूना पत्थर तथा डोलोमाइट संगमरमर में बदल चुका है। और इसे और आगे अगर देखें चौक डोलोमाइट ये भी संगमरमर में बदल चुका है। और बालू का पत्थर ये क्वार्टजाइट में बदल चुका है। और कांग्लोमेरेट तथा बड़े कणों जैसी होती है, बड़े कणों वाली अग्नि चट्टानें होती है वो क्वार्टजाइट में बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार अग्नि चट्टानों को रूपांतरण से देखें कि अग्नि चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है वो नीचे बदल जाती है। बेसाल्ट चट्टानें जो होती है एम्फीबोलाइट या सिस्ट में बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगला है रूपांतरित चट्टानों के द्वारा पुनः रूपांतरण से बनी शैलें। ये रूपांतरित चट्टानें जो सबसे लास्ट चट्टान है वो भी इसके ताप अधिक बढ़ने से इसमें भी रूपांतरण हो जाता है। और वो भी जैसे कि सिलेट है वो सिलेट से फाइलाइट में बदल गया, फाइलाइट है वो सिस्ट में बदल गया, गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल गया। इस प्रकार से अलग अलग जो चट्टानें हैं उसके समय के अनुसार से चेंजिंग होता रहता है। तो इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है, लेकिन इसमें आप याद रखेंगे कि जो भी चट्टानें है उसके बदलने से किस प्रकार से चेंजिंग देखने को मिला या कौन सी शैलें बदल चुकी है। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी तक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।